हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट जो है उनकी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की स्टडी करेंगे। और अभी तक जो लास्ट की क्लासेस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है। और रिएक्टेंट साइड में सबस्ट्रेट पर रिएजेंट अटैक करता है और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और उसी के थ्रू प्रोडक्ट बनता है। और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि इसका जो इंटरमीडिएट है वो कितना स्टेबल है। रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर ज्यादा स्टेबल होगा या स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसान होता है और प्रोडक्ट भी स्टेबल होता है। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है। या हम ये कह लें कि मान लीजिए एक्चुअली क्या होता है कि गिवन रिएक्शन में बहुत सारी कंडीशंस पॉसिबिलिटीज जनरेट होती है जब कोई भी रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। तो देयर आर वेरियस केसेस की इंटरमीडिएट भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बाहर जो निकल के आएगी, या मान लीजिए अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो कहां से डिसाइड होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। ये एक बेसिक आप कह सकते हैं कि ये एक बेसिक रूल है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं कि जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल उसी का प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो है वो 4 तरह के होते हैं, जिसमें से आज हमें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले आज हम स्टार्टिंग करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बताए थे मैंने, इंडक्टिव, रेजोनेटिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो करनी है इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंडक्शन वर्ड से आया है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी के प्रेजेंस में, मान लीजिए कोई एक बहुत पावरफुल ग्रुप है लगा हुआ है, वो जब किसी एक नॉर्मल ग्रुप से अटैच होता है, किसी हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच होता है, तो वो क्या करता है, उसको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है या अपने से जस्ट अपोजिट बनाने की कोशिश करता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ग्रुप है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो हम इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर जैसे इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के नेचर को बताते हैं। सबस्ट्रेट का नेचर जो है वो इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से पोलराइज्ड होता है, इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से अराइज होता है और उसकी अकॉर्डिंग ही सुटेबल रिएजेंट्स जो है वो जाकर सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी हाइड्रोकार्बन चेन में, कोई एक हाइड्रोकार्बन चेन हमने ली हुई है, उसमें एक ग्रुप जुड़ा है X, ठीक है, और ये ग्रुप ऐसा है, ये X ग्रुप ऐसा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा है, मतलब जिससे जुड़ा हुआ है उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, मतलब कार्बन चेन से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने जोड़ दिया है। दूसरी कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि कार्बन चेन से एक ऐसा ग्रुप अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब की बार कार्बन से क्या है, कम है, मतलब Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से क्या है, कम है। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि जब दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके बीच में जब बॉन्ड बनता है, जैसे H2 N2, ठीक है, ये जैसे ये कार्बन कार्बन हो गए, ये दोनों, इनके बीच में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब दोनों सेम एटम होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को सेम पावर से अट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहता है, वो ना लेफ्ट में खिसकेगा ना राइट साइड में खिसकेगा। लेकिन जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बनता है, जैसे ये CX बना है, ये CY बना है, इसमें X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, तो
ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में नहीं रह पाता, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ खिसक जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से डिस्प्लेस होगा। जब ये डिस्प्लेस होता है तो ये इलेक्ट्रॉन x की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो जब डिस्प्लेस होगा तो क्या होता है, इन पर पार्शियल नेगेटिव, जिसकी साइड में थोड़ा सा खिसका है उसकी साइड में पार्शियल नेगेटिव और इस साइड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये फिनोमेना हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी देखा था कि जब HF या OH बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन से दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन खिसक जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन खिसकेगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। मतलब ये जो ग्रुप है जिस कार्बन पे लगा है केवल उस पे इफेक्ट नहीं करता है, उसके आगे वाले कार्बन पे भी इफेक्ट करता है। और डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जिसके जिस कार्बन के पास में ग्रुप लगा होगा उस पर ज्यादा इफेक्ट करेगा, बाकी कार्बन जो दूर हैं उन पे कम इफेक्ट करता है, लेकिन करता है। तो देखिए इस पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर थोड़ा और कम चार्ज आता है लेकिन आएगा जरूर। तो इस पे हम लिख देते हैं पार्शियल 2 डेल्टा और इधर हम लिख देते हैं पार्शियल 3 डेल्टा। डेल्टा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो 1 डेल्टा का मतलब छोटा होता है, 2 डेल्टा का मतलब 2 स्मॉल क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते तो और छोटी वैल्यू आ जाती है। तो ये वही है, वैसा ही कुछ है। ठीक है, डेल्टा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए डेसिमल वाले नंबर होते हैं, ठीक है, कि भाई 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 0.01, ये और भी छोटी वैल्यू है। तो जब दो छोटी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल वाली खास तौर से वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटी वैल्यू मिलती है। तो ये कुछ वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 डेल्टा मतलब 1 डेल्टा से छोटा, 3 डेल्टा का मतलब और छोटा, अब बहुत छोटी वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरा इसको रिप्रेजेंट करने का जो साइन होता है वो तरीका क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो क्या होता है कि भाई इस बॉन्ड पे इस तरीके से एरोज दिखाते हैं और ये एरो की जो हेड होता है, ये डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। अब जरा यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की ज्यादा है, तो अब की बार कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव और ये भी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर थोड़ा कम, इसके ऊपर सबसे ज्यादा। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Y की तरफ ना होकर के किसकी साइड जाएंगे, Y की तरफ ना होकर के वो किसकी साइड जाएंगे, कार्बन के साइड में डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप एरोस की बात करेंगे तो एरो का हेड किस साइड में होगा, कार्बन के साइड में। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जनरेट होता है, तो ये मेजर डिफरेंस है इसका। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब तो देखिए जो इसकी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये 3 इफेक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो उसी के साथ हम यहां पे लिख रहे हैं, देखिए इट इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ। अब जरा एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इट इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये सिग्मा का नोटेशन इस तरीके से बनाते हैं, इट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड more electronegative element। होता क्या है कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, इट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन
टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ध्यान रखिएगा ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट करता है, पाई बॉन्ड के प्रेजेंट होने का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी हाइड्रोकार्बन में या चाहे सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, एक्स का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता, या इंडक्टिव इफेक्ट का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता, ये कार्बन चेन में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहां पे कि इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टर क्या है इसका इंडक्टिव इफेक्ट का, वो ये कि ये अराइज क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो यही है दैट इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा वहां आई इफेक्ट भी ऑब्जर्व नहीं होगा। जैसे जब दो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आई इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में और जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कार्बन कार्बन हो गया, एक्स एक्स कोई भी ग्रुप हो गया, हेलोजन हेलोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। ऐसी सिचुएशन में आई इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इसको आई इफेक्ट भी कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी कहते हैं। तो आई इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसी स्थिति में आई इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, जो अभी मैंने आपको बताया। तीसरा, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड परमानेंट इफेक्ट। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड परमानेंट इफेक्ट। ये भी हम देख चुके हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे वो ग्रुप दूर जाता जाएगा जिस कार्बन से, और ये क्या हो जाता है, कम होने लगता है। एंड आफ्टर 3 कार्बन इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट आफ्टर 3 कार्बन ये इफेक्ट वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी यहां पे लिख लीजिए, आफ्टर 3 कार्बन्स this effect gets completely vanished. And after 3 carbons, this effect gets completely vanished. ठीक है। Gets completely vanished. तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, परमानेंट इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। एक बार अगर कोई ग्रुप लग गया
एक बार अगर कोई ग्रुप लग गया, ठीक है, तो ये पूरी चेन में परमानेंटली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये एक्चुअली एक पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें X अटैच्ड है, और इस पूरे ये आप ये समझ सकते हैं कि यही इन्हीं दोनों टाइप के सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, या तो वो कार्बन चेन को पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे या फिर पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, यही सबस्ट्रेट की तरह वर्क करते हैं। और जब इन पे रिएजेंट अटैक करेगा तो इस परमानेंट इफेक्ट का जो नेचर है वो उस पर फिर आता है। जैसे मान लीजिए कोई रिएजेंट ऐसा हो जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट जो है वो इन दोनों में से किसी एक पर अटैक करना चाहता है, तो किस पर अटैक करेगा जरा ध्यान से देखिए। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तलाश होगी। तो जरा देखिए, मान लीजिए वो कार्बन से कनेक्ट होना चाहता है, तो कार्बन का ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन रिच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तभी आके इससे जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इससे आकर जुड़ेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, इसको बाहर कर देता है, वाई को बाहर कर देता है। तो अब इस तरीके से डिसाइड होता है कि आई इफेक्ट जो है वो किस तरीके से परमानेंटली जो है मॉलिक्यूल को अफेक्ट करता है। अब देखिए इसके आगे इस पे मैंने क्या क्या बता दिया। इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। आगे देखिए इसमें टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो दो तरह के आई इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, अब इनमें होता क्या है, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में प्लस और माइनस साइन जो लगाए जाते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस साइन जो लगाए जाते हैं, उसमें प्लस साइन का मतलब होता है कि कोई देने वाला है, डोनर टाइप का ग्रुप है, और माइनस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ या लेने वाला ग्रुप है, रिलीज मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो प्लस आई इफेक्ट टाइप के ग्रुप होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कार्बन चेन से, ठीक है, अगर किसी कार्बन चेन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये जो हमने देखा था, ये वाला जो केस हमने देखा था, ये क्या कर रहा है, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई वाले बेसिकली क्या होते हैं, प्लस आई में जो कार्बन चेन से ग्रुप जुड़ा रहता है, वो ग्रुप किस नेचर का होता है, डोनेटिंग का या एक्सेप्टिंग का। ध्यान से देखिएगा, प्लस आई वाला जो होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, प्लस आई वाला जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, या इनको कई बार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहा जाता है, ERG, ठीक है, ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लस आई इफेक्ट, वेयरएज माइनस आई इफेक्ट के लिए EWG टर्म यूज किया जाता है, दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इनको कई जगह पे EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी कह दिया जाता है, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी कह दिया जाता है, या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी कह दिया जाता है।
ठीक है, इनको कई बार इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स भी कह दिया जाता है। तो देखिए प्लस आई ग्रुप के जो एग्जांपल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, कौन कौन से टाइप के ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो एटम्स और ग्रुप्स हैविंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है वो किस कैटेगरी में आते हैं, प्लस आई इफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। देखिए ये प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो है ये प्लस आई ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कम है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो माइनस आई इफेक्ट में किस तरह के ग्रुप्स आएंगे, एटम्स और ग्रुप्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एटम्स और ग्रुप्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके बाद देखिए प्लस आई इफेक्ट में जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं सब प्लस आई इफेक्ट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। हालांकि एक आधा एक्सेप्शंस हैं इसके, लेकिन इन एवरी केसेस एल्काइल ग्रुप्स, इन ऑलमोस्ट एवरी केसेस एल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप या प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। एल्काइल ग्रुप्स जो है वो प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। जैसे इसमें देखिए कोई जैसे ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, इथाइल ग्रुप हो गया या प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये सब प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करते हैं और इनका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इनके मोलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, ठीक है, वो इनके मोलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं यहां पे लिखूं कि भाई अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए कि जिसका मोलर मास, या दो तीन ऐसे ग्रुप्स आ जाए जिनका मोलर मास सिमिलर हो, ठीक है, लेकिन वो ग्रुप्स अलग अलग हो, तो उसमें हम आई इफेक्ट कैसे काउंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट का जो पावर है वो भी बढ़ने लगता है। जरा देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ठीक है, और एक ये ग्रुप है और एक नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है। इनमें अगर हम पावर की बात करें तो इसकी जो पावर होगी, प्लस आई इफेक्ट की पावर, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। कारण जरा ध्यान से देखिए, ये जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है, जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहां पे जो टोटल आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर केस में वो इन तीन मिथाइल का एडिटिव होगा, ठीक है। तो यहां पे आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि जो आई इफेक्ट होता है, चाहे वो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, ठीक है, आई इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। आई इफेक्ट को जोड़ा जा सकता है और इसका जनरली हम वेक्टर एडिशन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके की कंडीशन है, कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इस एटम पे और इधर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, और इधर लगा हुआ है क्या, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, तो ये वेक्टर एडिशन क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम डिसाइड करते हैं
वेक्टर एडिशन इसीलिए हम लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 3 ग्रुप है, तो ये तीनों ग्रुप जब एक ही डायरेक्शन में, तीनों प्लस आई टाइप के, तीनों मिथाइल है, तो इस ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो इस वाले से क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा या ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा इसके प्लस आई इफेक्ट से। कारण कि यहाँ पे आप इसको डिस्टेंस डिपेंडेंट भी समझ सकते हैं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला केस यहाँ पे अराइज हो रहा है कि ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन पे केवल 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे केवल एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इनका इफेक्ट कम होता जाएगा। ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है किसी भी ग्रुप में, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इसका इफेक्ट क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट के ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि एल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा, और ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो भी प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होंगे, माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसमें जो माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी है वो कुछ इस तरीके की होगी। माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के ग्रुप्स होते हैं, जैसे NO2 ग्रुप है, ये एक बहुत फेमस माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्यों, कारण ये है कि इसके पास दो बहुत ज़्यादा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है वो फ्लोरीन से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मानते हैं कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन की भी कम नहीं होती है, नाइट्रोजन की भी कम नहीं होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के जस्ट बाद ही आती है। जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो ऑर्डर जनरली क्या होता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है पॉलिंग स्केल पे। और आप अगर देखेंगे तो मतलब पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दोनों को हम 3 लेके चलते हैं, लेकिन अगर और डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मतलब डेसिमल के दूसरे प्लेस पे जाके जो है डिफरेंस आता है, ठीक है। डेसिमल के दूसरे प्लेस पे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से ये ज्यादा इफेक्टिवली अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो कर पाता है, या इसका प्रभाव जो है नाइट्रोजन का वो ज्यादा होता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। बट इसके बावजूद भी नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, कारण इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसकी जो अट्रैक्ट करने की पावर होती है इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा होती है, ज्यादा इफेक्टिवली दिखाई देती है मॉलिक्यूल्स में जब इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो यही इनका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और जब हम किसी आई इफेक्ट वाले ग्रुप को लेते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप को ले लिया, तो नाइट्रो ग्रुप कुछ इस तरीके का होता है, और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं फ्लोरीन से, ठीक है ना। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, फ्लोरीन से। तो नाइट्रोजन में क्या है, ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी हम ऑर्डर देखें ना, तो नाइट्रो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ठीक है। ये दोनों ऑर्डर किसके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। दोनों ही ऑर्डर किसके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इसकी ज्यादा हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही 3rd नंबर का, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी इस ग्रुप की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, देख रहे हैं। इस ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद
ये जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख रहे थे, उसी में हम कुछ और एग्जांपल्स ऐड करते हैं। लेट्स से जैसे मान लीजिए किसी हमें पता है जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाता है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इंक्रीज करता है। इसी वजह से जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इधर कॉर्नर में आएंगे इस जगह पर तो सीजियम होता है और ये सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि हम कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस, इन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ज़्यादा यूज करते हैं, तो इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे कि किस तरीके से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एलिमेंट पे प्लस चार्ज आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी एलिमेंट पे प्लस चार्ज आ जाए तो चाहे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ क्यों भी ना हो, कुछ भी हो, वो बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप बन जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं atoms or groups having positive charge on it are more electronegative than their पेरेंट फॉर्म। जैसे O और O प्लस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, O प्लस की, ठीक है। N और N प्लस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, N प्लस की। जैसे जैसे आप प्लस चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अब आपने क्या किया, उसके ऊपर प्लस चार्ज डाल दिया। एक तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, आपने क्या किया, उस पर प्लस चार्ज और बढ़ा दिया, तो क्या होगा, वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेम केस यही है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप्स हैविंग, सिमिलरली यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, अगर आई इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें, रेफरेंस में बात करें, तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जितने भी प्लस चार्ज वाले हैं वो सब क्या करेंगे, अपनी तरफ ग्रुप को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो जितने भी होंगे वो सब किस तरह के होंगे, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, ठीक है। सिमिलरली यहां पे अगर हम लिखें एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज आर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स irrespective of their इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आ जाए कहीं से, ठीक है, तो वो कैसा होगा, एक प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। मतलब हमेशा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा दूसरी साइड में, चाहे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल O माइनस, ये एक कैसा है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। COO माइनस, ये भी कैसा है, एक प्लस आई शो करने वाला ग्रुप है।
ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब क्या होंगे, जितने पे भी निगेटिव चार्ज आएगा वो सब क्या बन जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है तो हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनकी जरूरत हमें केमिस्ट्री में, स्पेशली खास तौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ती है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है तो हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और क्लोरीन लगभग नाइट्रोजन के बराबर होता है। लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है, एंड इट इज डायरेक्टली, कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट और ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहीं से हम कंक्लूजन और भी निकाल सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होता है और परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, और हाइब्रिडाइजेशन में ये किस तरीके से मतलब इनका रोल रहता है। मैं आपको फिर से एक शॉर्ट रिवीजन बता देता हूं। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली यही 3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ठीक है, हम मेनली यही 3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, और इन 3 हाइब्रिडाइजेशंस में परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर हमें अगर पता करना हो तो क्या करते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, sp में 2 ही ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एक s और एक p। sp जब बनता है तो एक s और एक p की इंटरमिक्सिंग से बनता है, तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें 50% कंट्रीब्यूशन किसका होगा, s का, और बाकी का 50% किसका होगा, p का। तो यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो परसेंटेज s कैरेक्टर होता है वो कितना होता है, 50, और यहाँ पे भी परसेंटेज p कैरेक्टर कितना होता है, 50। sp2 कैसे बना है, एक s और 2 p की इंटरमिक्सिंग से। तो टोटल कितने हो गए, एक s और 2 p, 3 हो गए। इसमें s का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/3। इन 3 में से एक s है और 2 p है, तो s का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/3। यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 33.3% या 33.33%। और परसेंटेज p कितना है, 3 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल किसके हैं, p के हैं, तो इसका परसेंटेज कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 66.66। ठीक है, sp3 में कितने हैं, एक s है और 4 p हैं, तो s का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 25%, और ये कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगती है। अब ऑर्गेनिक के रेफरेंस में बात करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये सब वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो पोर्शन है ये इनऑर्गेनिक में कवर करना है। ठीक है, और मतलब इनऑर्गेनिक में ये सारी चीजें डिटेल में बताई जाती है जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि एस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, पी का जो होता है वो डम्बल होता है। तो दरअसल क्या होता है कि जब आप परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ाते हैं, जैसे यहां से यहां जा रहे हैं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो होता क्या है कि जिसका कैरेक्टर बढ़ेगा उसके शेप का इफेक्ट भी मॉलिक्यूल के अंदर हमें देखने को मिलता है, या उसके शेप का इफेक्ट भी हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखने को मिलता है। देखिए कैसे, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एस का शेप होता है स्फेरिकल, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से मॉलिक्यूल के अंदर स्फेरिकल कैरेक्टर आता है, और जब स्फेरिकल कैरेक्टर आएगा किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, ये स्फेरिकल है और मान लीजिए एक ऐसा है जिसके अंदर स्फेरिकल कैरेक्टर थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्फेरिकल कैरेक्टर में न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा लगा पाता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, एटम्स के न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना शेयरिंग करके। ठीक है, इस वाले एटम का न्यूक्लियस यहां कहीं है, ठीक है, इस वाले एटम का न्यूक्लियस यहां कहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, इनके न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, इनके न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और न्यूक्लियस जिसका जितना पास होगा
वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी अट्रैक्ट करने की। और पास किसका होगा? जिसमें स्फेरिकल कैरेक्टर होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये मैथमेटिक्स का एक रूल है कि भाई स्फीयर जो है ना वो ऐसा होता है कि वो गिवन डायमेंशन के लिए सबसे कम जगह घेरता है या सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि स्फेरिकल कैरेक्टर जब बढ़ता है मॉलिक्यूल के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो इसी रेफरेंस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? sp का 50, sp2 का 33.33 एंड sp3 का 25%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? sp की होगी। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो कार्बन के लिए ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? sp, ठीक है, sp2 एंड देन फिर सबसे कम होगा sp3। और कार्बन ही क्यों, कोई भी एटम ले लीजिए, नाइट्रोजन भी sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी में हम आई इफेक्ट भी देख लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई कार्बन चेन है, इथेन है, उसमें हमने एक ऐसे ग्रुप लगा दिया NH2, ठीक है, और एक कोई है उसमें कुछ इस तरीके की कंडीशन है, से CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, एक हमने लगा दिया यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये नाइट्रोजन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये नाइट्रोजन कैसा है? sp हाइब्रिडाइज है, 2 पाई बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मैंने आपको निकालना बताया था बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में कि जब एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जब एक पाई बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जब 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट देखें तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस होता है। तो हम कौन से आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, प्लस आई या माइनस आई? तो देखिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। लेट से इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया और इसको 3 कह रहे हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमें देखना है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा। तो इस हिसाब से माइनस आई इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा? थर्ड वाले का, फिर सेकंड वाले का एंड फिर फर्स्ट वाले का, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस तरीके से बढ़ती जाएगी, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट वो भी क्या होता जाएगा, या माइनस आई इफेक्ट का जो प्रभाव है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, या कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है कि कार्बन और नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पे तो क्या है कि जैसे अगर कार्बन कार्बन का कंपैरिजन करना हो, ठीक है, तब तो ठीक है, जैसे ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp कार्बन है, तो इनमें भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी हो तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इस वाले कार्बन की, फिर इस वाले कार्बन की। लेकिन कई बार क्या होता है, सेम एटम का कंपैरिजन ना करवा के अलग अलग एटम का कंपैरिजन करवा देता है, और उसमें जो सबसे ज्यादा इनफेमस कह लीजिए या फेमस कह लीजिए जो कंपैरिजन है वो होता है कार्बन और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि sp अगर सेम एटम तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम एटम हो, then in that case that atom will have more electronegativity which has more percentage S character, okay। अब अगर हम दो अलग अलग एटम्स को कंपेयर कर रहे हो, मान लीजिए नाइट्रोजन और कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज होता जाए, ठीक है, नाइट्रोजन का भी कार्बन का भी, नाइट्रोजन का भी sp sp2 sp3 हो सकता है, कार्बन का भी sp sp2 sp3 हो सकता है। तो इनमें अगर हम आपस में कंपैरिजन करें
ठीक है। इन 6 हाइब्रिडाइजेशन या 6 कॉम्बिनेशन 6 एटम्स के हम अगर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए तो उसमें सभी में, लगभग सभी में नाइट्रोजन जो है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन केवल एक केस ऐसा है जहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे देखिए, हमें पता है कि sp नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से ज्यादा होगी, ठीक है ना। sp नाइट्रोजन, sp कार्बन में नाइट्रोजन ज्यादा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तब तो नो डाउट जो है नाइट्रोजन ही विनर होगा, ठीक है। sp3 नाइट्रोजन और sp3 कार्बन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और नॉर्मल नाइट्रोजन कार्बन में भी यही सीक्वेंस रहता है, हर बार नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा होता है। अगर आप इनका आपस में कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहें तो भी ये जो है हमेशा नाइट्रोजन ही जीतेगा। केवल एक एक्सेप्शन ऐसा है, ठीक है, आप एक्सेप्शन कह लीजिए या चाहे डेटा वाइज कह लीजिए, एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें कार्बन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो होता है sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन, ठीक है। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो ये आप जो केस है उसको याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार इसका जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। कई बार जो है इसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना है, बाकी सब में नाइट्रोजन जो है वो क्लियर विनर है, ठीक है। अब देखिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी ज्यादा होगी वो फिर इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ठीक है। आप एक एक्सेप्शन और नोट कर सकते हैं, जैसे ये आई फैक्ट के ही सारे पॉइंट चल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने देखा ही था कि भाई, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में भी बताया था कि जो आई इफेक्ट है उसका मेजर कॉज क्या है, क्यों हो रहा है आई इफेक्ट, उसका कॉज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो फिर आई इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। और आई इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया था कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, एक तो परमानेंट इफेक्ट है, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस कर जाते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। अब अगर कार्बन के पास कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो उसकी तरफ खिसक जाएंगे। अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ खिसक जाएगा। तो जो भी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो भी डोमिनेंट होगा उसकी तरफ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, उसी को हम आई इफेक्ट कहते हैं। अब अगर कार्बन की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोल देते हैं। अगर दूसरे आइटम की तरफ हो रहा है, कार्बन चेन से दूर जा रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये माइनस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, माइनस कब लगाया जाता है कि माइनस तब लगाते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता हो, और प्लस तब लगाते हैं जब डोनर हो, ठीक है। प्लस कब लगाते हैं जब डोनर हो, और माइनस कब लगाते हैं जब अट्रैक्टर हो। आप ऐसे भी समझ लीजिए, जब किसी ग्रुप, जब कार्बन चेन की तरफ कोई ग्रुप कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हो तो प्लस ग्रुप कहलाता है, चाहे वो आई इफेक्ट का हो या रेजोनेंस का हो। रेजोनेंस में भी दो तरह के होते हैं, प्लस आर माइनस आर, या प्लस एम माइनस एम, मेजोमेरिक के हिसाब से, ठीक है। तो अगर दूर जा रहा है, मतलब कार्बन चेन की तरफ आ रहा है तो प्लस साइन लगाते हैं, अगर कार्बन चेन से दूर जा रहा है, उस ग्रुप की तरफ आ रहा है तो उसमें हम माइनस साइन लगाते हैं। ये माइनस ग्रुप है, माइनस आई या माइनस एम, ठीक है। अगर कार्बन चेन की तरफ जा रहा है तो प्लस वाला ग्रुप है, प्लस आर या प्लस एम कह लीजिए या प्लस आई कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शन आप और नोट कर सकते हैं कि व्हेन, यहां लिख लेते हैं, when an alkyl group को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, is attached, when alkyl group is attached to a metal, then it behaves as माइनस आई ग्रुप। वैसे हमने देखा था कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं
वो प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करते हैं। प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं, उसका मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी करवाया था कि अगर हम ब्रांचिंग बढ़ा दे तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज एडिटिव इन नेचर, वेक्टर एडिशन करके हम निकालते हैं उसको। लेकिन और वहां पर मैंने ये भी बताया था कि इसका एक एक्सेप्शन है, तो हम उसको वही वो यहां हम देख रहे हैं कि वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भी कार्बन चेन में कोई एक मेटल लगा दें, ठीक है, लेट्स से एक कोई मेटल ग्रुप लगा है, ठीक है, तो अब मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से कम होती है, ठीक है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से कम होती है। लेट्स से M लगा हुआ है, ठीक है, दिस M इज मेटल। तो अगर हम यहां पे देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब मुझे बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन की तरफ जाएगा या नहीं, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो ये देखिए बिल्कुल वही सीन हो गया जो हमने वाई ग्रुप लगाया था, और वाई ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा था, ठीक है, तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी। और ये फिर जो एल्काइल चेन है, ये जो है ये पूरी की पूरी जो एल्काइल चेन है ये माइनस आई या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बन जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ। तो यहाँ पे ये जो है वो प्लस आई ना होकर के क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो है पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस में, और जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब। तो अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला पार्ट देख रहे थे, तो आई इफेक्ट में हमको इतना ही देखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ केसेस हैं, इनके बहुत सारे एप्लीकेशन भी है जिसको हम एक एक करके देखेंगे आगे। तो आज अभी जो हमने देखा है वो क्या देख लिया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ये वेरी करवा रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो आई इफेक्ट है उसका सीक्वेंस जो है वो किस तरीके से चेंज होता है कि अगर किसी एटम पे प्लस चार्ज आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, या आप यूं कह लीजिए कि वो प्लस आई इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी बढ़ेगा। आप यहां पे लिख सकते हैं दैट दिस इज ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ईच कंपाउंड, इन तीनों कंपाउंड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस देखेंगे तो ये यही आएगा, सेम, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हमने ये देख लिया कि ये जो कंपैरिजन है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि मतलब आपको ऐसे देगा नहीं, डेटा नहीं देगा, ठीक है, डेटा जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको ये पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आगे का पार्ट है जैसे रेजोनेंस, जो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।